नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के बारे में। वैसे तो अपनी पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि आखिर कैसे अंग्रेज़ों ने सहायक संधि प्रणाली का विस्तार किया और अपने उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सहायक संधि प्रणाली की वह कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से अंग्रेज़ों ने भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया, या कहें कि सहायक संधि प्रणाली की हम उन विशेषताओं की चर्चा करेंगे जिन विशेषताओं ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहली विशेषता तो आप यह जान लीजिए कि सहायक संधि करने वाले भारतीय राजाओं को अपने राज्य में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रखना होता था। सहायक संधि करने वाले राजा मतलब अंग्रेज़ों से जो भी राजा सहायक संधि करता था, इस सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रखने का अधिकार मिल जाता था संबंधित राज्य में। साथ ही साथ अब जो भी राजा अंग्रेज़ों से सहायक संधि करता था, उस सहायक संधि करने वाले राजा को अपने राज्य में जो भी विदेश नीति बनानी है, उस विदेश नीति में अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो जाता था। मतलब विदेश नीति भी अंग्रेज़ों के अधीन हो जाती थी संबंधित राज्य की। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमने देखी। पहली चीज़ कि जो भी राज्य अंग्रेज़ों से सहायक संधि करता था, उसमें पहला तो वह एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रखना आवश्यक हो जाता था उस संबंधित राज्य में, और दूसरा संबंधित राज्य की जो विदेश नीति थी वह भी अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ जाती थी। अब सहायक संधि करने वाला कोई भी राज्य अपने मनमाने तरीके से विदेशी संबंध नहीं बना सकता था। तो इस बिंदु से हम समझ सकते हैं कि आखिर कैसे अंग्रेज़ों ने भारतीयों को एक दूसरे से अलग कर दिया। यह वही नीति है जो लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत आने से पूर्व ही निर्धारित कर दी थी कि वह भारतीयों को एक दूसरे से अलग रखना चाहता था। यहाँ भारतीयों से मतलब है भारतीय राजाओं को, ताकि अन्य कोई भी यूरोपीय कंपनी उन पर आधिपत्य न स्थापित कर सके। चलिए आगे जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में, जिसके अंतर्गत आपको यह जानना होगा कि जो भी भारतीय राजा अंग्रेज़ों से सहायक संधि करता था, वह अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना ना तो किसी अन्य भारतीय राजा का और ना ही अन्य किसी यूरोपीय कंपनी का कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ नियुक्त कर सकता था। मतलब स्पष्ट शब्दों में आप समझ सकते हैं कि इस संधि को करने वाला कोई भी भारतीय राजा अब ना तो किसी यूरोपीय कंपनी के व्यक्ति को अंग्रेज़ों को छोड़कर और ना ही अंग्रेज़ों के शत्रु किसी अन्य राज्य के राजनीतिक प्रतिनिधि को अपने यहाँ नौकरी दे सकता था। तो नियुक्ति की व्यवस्था में भी अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप स्थापित हो चुका था। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सहायक संधि करने वाले राजा के राज्य पर अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति, चाहे वो अन्य राज्य हो या कोई यूरोपीय कंपनी हो, अगर वह सहायक संधि करने वाले राजा के राज्य पर आक्रमण करेगी, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज उस राज्य को बचाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे। और इस रक्षा करने के लिए अंग्रेज़ों को एक सेना रखनी होगी। सेना रखेंगे और इस सेना का खर्चा वह राजा ही उठाएगा जिसने सहायक संधि की है, जिसकी रक्षा करनी है। तो एक तरह से यह विरोधाभास है कि आप हमें पैसा दें, हम उसके बदले में सेना रखेंगे और वह सेना हम ही आपकी मदद के लिए उपयोग में लाएंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा मन नहीं है तो हमने आपकी मदद नहीं की, भले ही आपने पैसा दिया था। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संधि करने वाले भारतीय राजा के राज्य के प्रशासन से संबंधित आंतरिक मामलों में ब्रिटिश कंपनी बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं सहायक संधि प्रणाली की। इस सहायक संधि प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानने के बाद चलिए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण या कहें प्रमुख राज्यों के बारे में जिन्होंने
सहायक संधि प्रणाली को अपनाया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है हैदराबाद का, जिसने सन 1798 में सहायक संधि प्रणाली को अपना लिया। इसके बाद 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर ने, 1801 में अवध ने, 1802 में मराठा पेशवा ने, 1803 में मराठा की एक शाखा भोसले ने और 1808 में एक अन्य मराठा शाखा सिंधिया ने भी सहायक संधि प्रणाली को अपना लिया। तो हम कह सकते हैं कि 1805 या 1810 के आसपास तक लगभग भारत के अनेकों महत्वपूर्ण राज्यों ने सहायक संधि प्रणाली को अपना लिया था और इस सहायक संधि प्रणाली को अपनाने के परिणाम स्वरूप ही ये सभी राज्य एक दूसरे से अलग हो गए थे। ना तो अब इनकी विदेश नीति पर और ना ही इनका सैन्य नीति पर कोई नियंत्रण था और यह एक तरह से भारतीय राज्यों की कमज़ोर होने की स्थिति थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की स्थिति थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे सहायक संधि प्रणाली की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और खामियों के बारे में। थैंक यू।